हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ये ध्यान रखना, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कम से कम दो या एक प्रश्न तो बिल्कुल यहाँ से आएगा और आज की क्लास से ही आ जाएगा। हमने इतने अच्छे से कवर किया है कि जो भी प्रश्न आने की संभावना होगी वो इस क्लास से आ जाएगा। या तो डायरेक्ट आपका कंटेंट से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, या जो आपकी समझ बनेगी आज की क्लास से वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले देख लेते हैं। तो जैव विविधता की आप परिभाषा जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे, इसकी हानि के सभी कारण जानेंगे, क्योंकि जो अवधारणा वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना वो ऐसे ही पूछ लेंगे। इसके बाद इसके मापने के 3 स्तर हैं, वो जानेंगे, अल्फा बीटा गामा विविधता, इससे बहुत बार प्रश्न आ चुका है। फिर इसके प्रकार जानेंगे कि आनुवांशिक विविधता क्या होती है, प्रजाति क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र। फिर भारत में दुनिया की जैव विविधता का कितना प्रतिशत क्या क्या पाया जाता है वो देखेंगे। फिर कुछ टर्म हैं, जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट किसने दिया, हॉप स्पॉट एक टर्म है, मेगा डाइवर्ज कंट्री एक टर्म है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। पश्चिमी घाट पर जैव विविधता से संबंधित कुछ समितियां बनी थी वो जानेंगे। फिर आ जाएंगे की स्टोन प्रजातियां, यानी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो एक की स्टोन होती है, अम्ब्रेला होती है, फ्लैगशिप प्रजातियां, ये सब आप जानोगे। और ये बहुत डिटेल में हमने कर दिया है, किसने दिया, कब दिया, ये टर्म क्या होती है, और इसके उदाहरण तो इतने डिटेल में दिए कि यूपीएससी वाले भी नहीं देते हैं, वो केवल लिख देते हैं। उदाहरण में लिखेंगे ना तो समुद्री ऊदबिलाव लिख देंगे, उनकी बुकों में जाके देखोगे ये नहीं बताएंगे कि क्यों ये की स्टोन है। यहाँ पर हमने सारे उदाहरण दे दिए। अम्ब्रेला प्रजाति देखोगे उसके बारे में भी यही है, उसके सारे उदाहरण। फिर फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है, फाउंडेशन, ऐसे करके जितनी प्रजातियां हैं वो सारी। संकेतक देखो, यूपीएससी में हर एक एग्जाम में यूपीएससी का संकेतक प्रजातियों से किसी न किसी प्रकार का घुमा के प्रश्न आता है ना। तो ये सारे दे दिए, और किस संकेतक प्रजाति कौन सी चीज का संकेत करती है, बताती है कि हाँ ये प्रदूषण बढ़ा नहीं बढ़ा। स्थानिक प्रजातियां दे दी। फिर आक्रामक, जब प्रजातियां समाप्त होंगी तो इससे संबंधित जितने भी संस्थान संधियां हैं वो दे दिए, डिटेल में दिए हैं, कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं क्या है। फिर आगे आ जाओगे, सारे 16 संस्थान और संधियां हैं। फिर आईयूसीएन एक निकालती है रेड डेटा लिस्ट, या डेटा बुक होती है। उस लिस्ट में कौन कौन से जानवर किस श्रेणी में शामिल है। तो सबसे पहले श्रेणी का वर्गीकरण दे दिया, ये हालांकि पिछली क्लास में भी बताया जा चुका है, यहाँ पे फिर से वर्गीकरण कर दिया कि किसका क्या मतलब होता है। और फिर सारे जानवर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई जानवर विशेष, जैसे कश्मीरी स्टेक का पूछ लिया जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से इसका संरक्षण किया जाता है या पाया जाता है, तो सब कुछ दे दिया, किस श्रेणी में आता है, कहाँ पर पाया जाता है, क्या है। और फिर यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैव विविधता समझ लें। जैव विविधता क्या है, तो सबसे पहले चीज जीवन, जहां पर भी जीवन है उसमें विविधता होनी चाहिए। अब जीवन में विविधता क्या होती है, ऐसे तो है नहीं कि एक व्यक्ति थोड़ा सा गरीब लाइफ जी रहा है, दूसरा बहुत लग्जरी लाइफ, ये नहीं। जीवन की विविधता का मतलब होता है कि प्रजातिगत अंतर, अलग अलग प्रजातियां हो। प्रजातियां हमेशा वैसे अलग ही होती हैं, तो प्रजातियों की संख्या की बहुलता होनी चाहिए। अब ये प्रजातियां किसकी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती हैं, सूक्ष्म जीवों की हो सकती हैं, जानवरों की, पक्षियों की, और बाकी जीवों की। और जब बहुत ज्यादा प्रजातियां होती हैं तो इसी को ही बोलते हैं विविधता। जब ये प्रजातियों में अंतर होगा तो स्वाभाविक है उनकी प्रजातियां जहां रहेंगी उनकी जलवायु में अंतर होगा, उनके आसपास की जो चीजें और होंगी, जो जरूरत की चीजें होंगी, सपोज करो कहीं पे पोषक तत्व कुछ और हैं, कहीं दूसरे हैं, कहीं पर वर्षा जल की मात्रा अलग है, कहीं दूसरी है ना, ये सारी चीजें। तो ये अंतर होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में भी विविधता होती है, और इन सब के टोटल को मिला के बोला जाता है जैव विविधता। तो सामान्य शब्दों में परिभाषा जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। थोड़ा वैज्ञानिक शब्दों में आएंगे तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों, कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो, कवक हो, सूक्ष्म जीव हो, इनकी प्रजातियों की टोटल संख्या, इनके भीतर की आनुवंशिक भिन्नता, और उनके पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता के संपूर्ण योग को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा स्थिर होगा, उतना ही ज्यादा आगे जाएगा वो। जैव विविधता का महत्व क्या है, तो ये नॉर्मली अब तक आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझ लो। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं,
स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं। जैसे जल, जो आपका जल चक्र है उसमें सहयोग करती है जैव विविधता, परागण में सहयोग करती है, मृदा उर्वरता में, भोजन जैसी आवश्यक पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान की जाती है। दूसरा, मानव के स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि मानव को जब फ्रेश फूड मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश औषधियां भी आपको जैव विविधता से मिलती हैं, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रमुख समाधान जैव विविधता से ही हो सकता है, ये ध्यान रखना। आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ भी मिलते हैं, पर्यटन वगैरह आर्थिक लाभ बहुत सारे मिलते हैं। अभी बताया था कि रॉबर्ट कोस्टांजा ने क्या बोला कि 33 ट्रिलियन डॉलर ये मूल्य है जैव विविधता का, है ना। जैव विविधता हानि के कारण जान लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है पर्यावास का विनाश एवं विखंडन। जाके जंगलों की कटाई हो रही है, जंगलों में घुस जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पहले पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 14% क्षेत्र पर फैले थे, अब कितने पर रह गए? 6% पर, क्योंकि मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो कब्जा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, इसका मतलब रीजन है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और शोषण। मानव क्या कर रहा है? संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, तो इससे जैव विविधता को हानि हो रही। आक्रामक विदेशी प्रजातियां भी एक बड़ा रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ऐसे आ जाओ, है ना, अवरोही क्रम में। इसमें क्या है, जैसे कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं, वो आसपास की सारी चीजों को नष्ट कर देती हैं। जैसे एक पार्थेनियम घास होती है, जैसे गाजर घास बोलते हैं, वो आसपास सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है, इतनी खतरनाक होती है। लेंटाना घास जैसे खरपतवार होते हैं। विक्टोरिया झील में क्या हुआ? नील पर्च, नील मतलब नदी, नील नदी जो है विक्टोरिया झील से ही तो निकलती है। तो नील पर्च एक मछली है, ये विक्टोरिया झील में आ गई और इसने बाकी सारी मछलियों को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो ये आक्रामक प्रजाति हो गई। अब एक आ जाएगी और बाकी वो 10 प्रकार की मछलियों को समाप्त कर देगी, तो क्या होगा? जैव विविधता आपकी खत्म हो गई, 1/10 हो गई। आगे चलते हैं। मानव पशु संघर्ष भी जैव विविधता हानि का प्रमुख रीजन में से एक बनता चला जा रहा है। क्या है, जब आप पशुओं के जो आवास स्थल हैं वन वगैरह, उसमें घुस जाओगे आप, तो क्या होगा? वो तो अपने यहाँ विचरण करेंगे, या तो उनका आवास स्थल आपने कम कर दिया, पहले इतना पूरा था अब आपने इतना कर दिया, तो उनको जितना स्पेस चाहिए उतना तो वो लेंगे, तो वो फिर आएंगे जहाँ पर मनुष्य रह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं आपके यहाँ आ रहे हैं, आप उनके यहाँ घुस के बैठे हो अपना घर समझ के, तो फिर वो बाहर निकलेंगे और मानव पशु का संघर्ष होगा, मृत्यु होती है। ये भी बड़ा रीजन हो गया। जैव विविधता को मापने के स्तर अच्छे से समझ लेना। वन दरोगा में इससे प्रश्न आया था, और लगातार प्रश्न आते रहते हैं यूपीएससी और पीसीएस में तो बिल्कुल आते हैं। आर एच विटेकर करके एक जीव विज्ञानी है, जिन्होंने जैव विविधता मापने के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। तीनों विविधता समझ लो। एक क्या होता है? एक ही पारिस्थितिक तंत्र में, अल्फा की बात हो रही है, एक सिंगल पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें प्रजातियों की कुल संख्या है। बस ये हो गई अल्फा विविधता। बीटा विविधता की बात करें तो इसमें 2 पारिस्थितिक तंत्र ले लिए जाते हैं, और 2 पारिस्थितिक तंत्र में बात किसकी होती है? दोनों में जो यूनिक प्रजातियां हों, कॉमन ना हो जो, यानी कि इसमें अगर ए बी सी डी ई है, और इसमें क्या है? बी सी डी एफ जी है, तो क्या देखेंगे कि कौन सी प्रजातियां हैं जो कॉमन नहीं है, अलग हैं। तो अगर बी यहाँ पर देखा और यहाँ पे देखा, कट गया, ये नहीं माना जाएगा। सी देखा यहाँ पर है, कट गया। डी देखा, ये कट गया। लेकिन यूनिक देखेंगे तो ए यूनिक है जो कि यहाँ नहीं है, ई यूनिक है, इसके बाद एफ यूनिक है, और जी यूनिक है। ये हो गया आपका बीटा विविधता, ठीक है। और गामा विविधता क्या होती है? संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में, या पूरे जो आसपास के क्षेत्र में जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, इनकी कुल सम्मिलित विविधता को बोलते हैं गामा विविधता। बस इतना अंतर है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी परिभाषा। किसी विशेष क्षेत्र या एक ही समुदाय के भीतर मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या है अल्फा विविधता। यह स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को दर्शाती है, जैसे छोटे तालाब या बगीचे में मिलने वाली अलग अलग प्रजातियां। तो टोटल प्रजातियां एक ही क्षेत्र में कितनी हैं? अल्फा हो गया।
बीटा क्या हो गया, दो अलग अलग समुदायों या आवासों के बीच, या दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकते हो। प्रजातियों में बदलाव की दर है, यानी कि वैसी प्रजातियां जो बदली हुई हैं, जो यूनिक हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों में होने वाले बदलाव को इससे मापा जाता है, जो एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। तीसरी विविधता है गामा विविधता। यह एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र या पूरे परिदृश्य की कुल विविधता होती है, मतलब अल्फा बीटा का योग होता है, या फिर पूरे परिदृश्य की कुल विविधता होती है। ऐसा कुछ भी अगर ऑप्शन दें तो समझ जाना गामा की बात हो रही है। इसमें बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हो जाते हैं और यह है अल्फा और बीटा का योग है। अब जैव विविधता के प्रकार जान लेते हैं। ये तो मापने के प्रकार थे। अब प्रकार की बात करें तो पहला होता है अनुवांशिक विविधता। अब अनुवांशिक अगर लक्षण देखोगे तो एक ही प्रजाति के अंदर होते हैं, एक ही प्रजाति के अंदर जीन के स्तर पर कुछ बदलाव आता है, तो वो क्या होता है, जैसे गेहूं है, प्रजाति तो गेहूं की एक ही है, जीन के स्तर पर अलग अलग टाइप के गेहूं हो जाते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं अनुवांशिक विविधता। दूसरा है प्रजातिगत विविधता। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब कई सारी प्रजातियां होती हैं, ए बी सी डी ई, तो इसकी विविधता माप लेते हैं, इसे बोलते हैं प्रजातिगत विविधता, की 5 टाइप की प्रजातियां हैं। तो क्या हो गया, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को बोलते हैं प्रजाति विविधता। और पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या होती है, पूरे पारिस्थितिक तंत्र में जो टोटल विविधता होती है, यानी इसको आप गामा विविधता से जोड़ सकते हो। गामा में हालांकि कई सारे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आवासों जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, कोरल लीफ की टोटल विविधता को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता। भारत में जैव विविधता की बात कर लेते हैं तो दुनिया की कुल भूमि का, कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूमि ही भारत के पास है। दुनिया की भूमि का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो भारत में दुनिया का 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। जीवों की संख्या की बात करें तो 1,05,244 से अधिक प्रजातियां जीव जंतुओं की हैं भारत में, जिसे वैज्ञानिक टर्म में फौना बोला जाता है, ठीक है। जो पौधों प्लांट की बात होगी उसे बोला जाता है फ्लोरा। हाँ, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जानकारी होती है वो यहाँ दी जाती है। प्लस प्ले स्टोर पर भी जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से डायरेक्ट। आगे चलते हैं। वनस्पति जिसे फ्लोरा बोला जाता है, इनकी कितनी प्रजातियां हैं भारत में, 56,177 से अधिक प्रजातियां। फूल वाले पौधों की 22,108 प्रजातियां हैं। समुद्री प्रजातियों की बात करें तो 20,000 से अधिक समुद्री प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अब एक टर्म आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स थे जीव विज्ञानी, जिन्होंने ये टर्म दिया था। क्या होते हैं ये, हॉट स्पॉट की बात होगी तो मतलब कहीं पर आप समझ जाओ ना, कहीं पर हॉट स्पॉट्स की बात हो रही मीन्स वहां पे खतरा है। तो ऐसे स्थान जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानिक हैं। स्थानिक प्रजातियां वो होती हैं जो उसी स्थान विशेष की जलवायु के लिए ही अनुकूलित होती हैं, वहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो 1500 स्थानिक प्रजातियां, और जिसमें से कम 70% नष्ट हो चुकी हुई, मीन्स गंभीर खतरा हो वहां पर। तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। परिभाषा जान लेते हैं। वह जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां प्रजातियों की विविधता प्रचुर मात्रा में होती है और उन पर विनाश का खतरा मंडराता रहता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स ने किया था 1988 में। हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मानदंड मैंने बता दिए कि कम से कम 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए और उस क्षेत्र की कम से कम 70% मूल प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। भारत में हॉटस्पॉट की बात करें तो 4 हैं, पूरी दुनिया में 36 हैं। जो भारत के 4 हैं वो जान लीजिए। एक है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा यानी कि पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड यानी कि अंडमान निकोबार, और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो। पश्चिमी घाट पर जैव विविधता की, अब देखो पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट में शामिल किया है, मीन्स यहाँ पर 70% चीजें नष्ट हो चुकी हैं, पौधों की जो स्थानिक प्रजातियां। तो इसके लिए फिर समिति बनाई गई कि कैसे जैव विविधता हानि को रोकी जाए। 2 समितियां बनी हैं, एक बनी है गॉडगिल समिति 2011 में,
इन्होंने बोला कि पश्चिमी घाट के 2/3 हिस्से को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ईएसए घोषित कर दो। ईएसए अगर ये घोषित हो जाएगा तो फिर यहाँ पर सारी आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, विनियमन के अंतर्गत आ जाएंगी। आप अपने आप से नहीं कर सकते, उस हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर एक समिति बनी, कस्तूरी रंगन समिति। यही हमारी जो शिक्षा नीति 2020 वाली है, वो इन्हीं के अंतर्गत आई है। इसरो में भी आपने पढ़ा होगा, इसरो के अध्यक्ष रहे हैं ये काफी लंबे समय तक। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ईएसए है, इको सेंसिटिव जोन, इसको 67% नहीं, 2/3 नहीं, इसको 37% कर दो, इन्होंने बोला। बस इतना ही जानना है। इसके बाद हॉप स्पॉट एक शब्द है, ये एक जीव विज्ञानी महिला थी, सिल्विया अर्ल, इन्होंने दिया था। ये ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जिन्हें उनके विशेष पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए अंडमान और लक्षद्वीप, 2 हॉप स्पॉट इंडिया में हैं। फिर एक टर्म आ जाता है मेगा डाइवर्ज कंट्रीज। ये और ज्यादा ब्रॉड टर्म है, ये ध्यान रखना। मेगा डाइवर्ज कंट्रीज वो होती हैं जिसमें कम से कम 5,000 स्थानिक प्रजातियां हों और एक सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र, मतलब समुद्र का किनारा भी होना चाहिए। इसे बोलते हैं मेगा डाइवर्ज कंट्रीज। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेगा डाइवर्ज कंट्रीज टर्म किसने दिया। तो टर्म दिया है रसेल मिटरमियर 1988 में। ये ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक समुद्र का है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के इधर भी समुद्र है इधर भी है, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होनी चाहिए और कम से कम 5,000 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। बस 2 कंडीशन है। दुनिया भर में टोटल 17 देशों को मेगा डाइवर्ज कंट्रीज का दर्जा दिया गया, बस यही है। भारत 17 में से एक है। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी में प्रजातियों को उनके, अभी दूसरी चीज आ गई, जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं उन्हें किस आधार पर क्या रखा गया है, किस उसमें बांटा गया है, इस सबको जानकारी यहां पर दी गई है। सबसे पहली प्रजाति क्या है, कीस्टोन प्रजाति। प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट टी पेन। वर्ष 1969 में इन्होंने टर्म दिया था। क्या होता है, कीस्टोन प्रजाति वो होती है ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन दूसरी प्रजातियों की संख्या को ये क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। खुद संख्या में कम होती हैं लेकिन दूसरी प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करती हैं और पूरे पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रकार से संतुलन बना के रखती हैं। अगर इनकी हानि हो गई, ये नष्ट हो गई, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा धीमे धीमे करके। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे आपका बाघ है, टाइगर। हालांकि बाघ को अम्ब्रेला प्रजाति में भी रखा जाता है और कीस्टोन में भी रखा जाता है। ये क्या करता है, जो हिरन है या अन्य जो छोटे घास खाने वाले जानवर उनका शिकार करता है। सपोज करो ये नष्ट हो गया कहीं पर, तो जो घास है, घास उग रही है, हिरनों की संख्या को नियंत्रित कौन कर रहा है, ये बाघ। लेकिन अगर बाघ नहीं रहा तो इनका नियंत्रण नहीं हो रहा है, संख्या इनकी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये घास क्या होगी, घास की एक प्रकार से कमी हो जाएगी, क्योंकि घास तो लिमिटेड है, इसकी कमी हो जाएगी। इसको खाने वाले डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि भूमि उतनी है तो घास भी उतनी ही रहेगी वो तो। ठीक है। तो जब इनकी संख्या इतनी हो जाएगी तो ये हिरन आपस में ही क्या होगा, भूखे मरने लगेंगे एक समय के बाद, है ना। कई तरह की इनमें बीमारियां होंगी जो पूरे पारिस्थितिक तंत्र में फैलेंगी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। परिभाषा क्या है, वह प्रजाति है जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर अपनी कुल संख्या के अनुपात में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इनके हटने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा सकता है या नष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए ऊद बिलाव, केल्प वनों को समुद्री अर्चिन से बचाते हैं। हाथी, हाथी वैसे जैसा मैंने बोला अम्ब्रेला में भी आते हैं और कीस्टोन में भी आते हैं। जंगलों को सवाना घास के मैदानों में बदलकर ये संतुलन बनाते हैं। ग्रे बुल्फ हो गया, बीवर हो गया, स्टारफिश हो गया, अंजीर का पेड़ हो गया, प्रेरी डॉग हो गए, ये सब उदाहरण है। दूसरी प्रजाति है अम्ब्रेला प्रजाति। इस शब्द के प्रतिपादक हैं ब्रूस ए विलकॉक्स। कब इन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था, 1984 में। परिभाषा क्या है, ऐसी प्रजातियां जिन्हें जीवित रहने के लिए बहुत बड़े प्राकृतिक आवास की आवश्यकता होती है।
इनके संरक्षण के लिए जब बड़ा क्षेत्र सुरक्षित किया जाता है तो उस क्षेत्र के अन्य जानवर या प्रजातियां अपने आप सुरक्षित हो जाती हैं। तो एक छाते की तरह है, यानी इनका प्रवास का स्थान बहुत लंबा होता है, कई बार हजारों स्क्वायर किलोमीटर होता है। उदाहरण के लिए टाइगर, जो बाघ रिजर्व होंगे आपने देखा होगा, 2000 स्क्वायर किलोमीटर किसी का एरिया है, किसी का 3000 है, किसी का 1000 है, 600-700 से ज़्यादा तो सभी अधिकांश का मिल जाएगा आपको। तो इनके संरक्षण से पूरा जंगल या अन्य जीव सुरक्षित होते हैं। ग्रिजली भालू हो गया, गैंडा हो गया, चित्तीदार उल्लू हो गया, अमूर तेंदुआ हो गया और जगुआर हो गया। इसमें से आप हाथी को भी रख सकते हो। तो एक प्रजातियां कई सारे टाइप के उदाहरण में आ सकती हैं। अगली प्रजाति होती है फ्लैगशिप प्रजाति। प्रतिपादक इसके कौन है? रसेल मिटरमेयर। वही रसेल मिटरमेयर है, मेगा डायवर्ज वाले। इसके 1980 के दशक के मध्य में या 1986 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। परिभाषा क्या है? ये प्रजातियां राजदूत या प्रतीक के रूप में चुनी जाती हैं। ये देखने में आकर्षक और लोकप्रिय होती हैं, जिनका उपयोग जनता में जागरूकता फैलाने और संरक्षण के लिए फंड जुटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विशाल पांडा, ध्रुवीय भालू। जैसे आपने देखा होगा फ्लैगशिप प्रजातियां क्या होती हैं? सेव द टाइगर अभियान चला दिया। तो टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जिसका उपयोग सरकार या कोई भी संस्था प्रचार प्रसार के लिए करती है। तो ये वही प्रजातियां होंगी। बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, ब्लू व्हेल, माउंटेन गोरिल्ला, ओरांगुटान, कोआला। फिर अगली प्रजाति है फाउंडेशन प्रजाति। इस टर्म के प्रतिपादक कौन है? पाल के डेटन। 1972 में टर्म दिया था। यह वो प्रजातियां हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की भौतिक संरचना का निर्माण करती हैं। यानी मैंग्रोव वन की बात करते हो तो आप क्या है, मैंग्रोव उसकी मेन है, उसी ने ही पूरी भौतिक संरचना का निर्माण किया, उसे बनाए रखती हैं। ये अन्य जीवों के लिए आश्रय और आधार तैयार करते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्रवाल भित्ति हो गया, जैसे समुद्र में जीवों के लिए चट्टाने और घर बनाते हैं। मैंग्रोव वन हो गया, केल्प, केंचुआ, समुद्री घास, चीड़ के पेड़। फिर अगला टर्म है संकेतक प्रजाति। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स। 1920 के दशक में इन्होंने ये शब्द दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। परिभाषा क्या है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, उपस्थित हैं तो वो संकेतक होगा पॉजिटिव, अनुपस्थित हैं तो नेगेटिव हो जाएगा कि अब इस चीज की हानि हो रही, प्रदूषण बढ़ गया। तो जिनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य या प्रदूषण स्तर की पूर्व चेतावनी देती है। जैसे लाइकेन हो गया, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का संकेतक है लाइकेन। अगर लाइकेन नष्ट होने लगे मतलब SO2 की मात्रा बढ़ने लगी। मेंढक या उभयचर जल प्रदूषण या रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इनकी भी मृत्यु होने लगी, स्वास्थ्य खराब होने लगा या संख्या कम होने लगी, मीन्स जल प्रदूषण बढ़ गया। ट्यूबलर कीड़े, मेफ्लाई, मूंगा जो होता है आपका, मूंगा वही है कोरल रीफ वाला। समुद्र के तापमान में यदि वृद्धि हो जाए, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है इसको, 21 से 22 तक तो चल जाएगा, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा? ये नष्ट होने लगते हैं। प्लस यहाँ पर अवसाद की अगर मात्रा बढ़ जाए तो भी नष्ट होने लगते हैं। यदि समुद्र में लवणता की मात्रा बढ़ जाए तो भी नष्ट होने लगते हैं। अम्लीयता, CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो अम्लीयता बढ़ जाती है ना, तो भी ये क्या हो जाएगा? नष्ट होने लगते हैं। उल्लू क्या होता है? किसी जंगल के परिपक्व और पुराने होने का संकेतक है, अगर वहां पर उल्लू ज्यादा पाए जाते हैं तो। फिर अगला है स्थानिक प्रजाति, जिसे बोला जाता है एंडेमिक स्पेसीज। ये टर्म किसने दिया था? तो ऑगस्टन पायरामस डी कैंडोल। इन्होंने एंडेमिज्म शब्द दिया था 1820 में। परिभाषा क्या है? वे प्रजातियां जो पूरी दुनिया में केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कोई द्वीप हो गया, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, है ना, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। उदाहरण के लिए एशियाई शेर कहाँ? एशिया में पाए जाते हैं, वो भी गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे आपको। लेमूर केवल मेडागास्कर द्वीप पर मिलेंगे। और गैलापागोस कछुआ कहाँ है? गैलापागोस द्वीप समूह है, वहां पर मिलेंगे। कीवी केवल न्यूजीलैंड में, हालांकि कीवी तो इंडिया में भी बिकने लगे आजकल, है ना।
संगाई हिरण कहाँ मिलते हैं? मणिपुर की लोकटक झील में। अब देखो वहां से लाके कहीं भी रख दो, बहुत सारे चिड़ियाघर हैं वहां पे मिल जाते हैं। डोडो पक्षी अब विलुप्त हो गया और केवल मॉरिशस में पाया जाता था। फिर अगला टर्म है आक्रामक विदेशी प्रजातियां। इस टर्म के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स एल्टन। इन्हें आक्रमण पारिस्थितिकी का जनक बोला जाता है। 1858 में इन्होंने ये शब्द दिया था। परिभाषा क्या है? वह बाहरी प्रजातियां जो किसी नए स्थान पर आ जाती हैं, वहां तेजी से फैलती हैं, संसाधनों का दोहन कर लेती हैं और स्थानीय प्रजातियों के आवास, भोजन और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए जलकुंभी जल निकायों से ऑक्सीजन सोखकर मछलियों को मारती हैं। पार्थेनियम या गाजर घास भारत में स्थानीय वनस्पतियों कृषि के लिए खतरा है। लेंटाना खरपतवार नाशी होता है, खरपतवार होती है लेंटाना। नील पर्च मैंने बताई था भी, नील नदी की जो विक्टोरिया लेक है उसमें नील मछली, इसी के नाम पर इसका नील पर्च नाम रख दिया। मछली है जिसने कई स्थानीय मछलियों को विलुप्त कर दिया। केन टोड, अफ्रीकी विशाल घोंगा, ये सब क्या है? आक्रामक प्रजातियां हैं। अब जैव विविधता से संबंधित प्रमुख संस्थान और संधियां देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्थापना कहाँ हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, और अगर वो कोई रिपोर्ट निकालते हैं तो वो 3-4 चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी। सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया का संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। 1948 में फ्रांस के फोंटेनब्लो में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो मुख्यालय पूछ लेते हैं, स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, फुल फॉर्म। इसके बाद क्या काम करता है? तो ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसको संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। कंट्रियों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिलता है, इस एक संस्थान को मिला है, और ये NGO है, गैर लाभकारी संस्थान। यह भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और निकोबार द्वीपों पर फोकस करता है, जिसमें इकोसिस्टम, ये क्या क्या करता है काम? तो E4L, इकोसिस्टम फॉर लाइफ, जल प्रबंधन प्रोजेक्ट, और बियॉन्ड वाटर प्रोजेक्ट, जिसमें बिग कैट्स का संरक्षण। और बिग कैट्स कहाँ पाई जाती हैं? चीतों वगैरह की बात हो रही है तो भारत बांग्लादेश सीमा, ये सब प्रोग्राम ये चलाता है। दूसरा संस्थान है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। विश्व प्रकृति निधि हिंदी में बोलते हैं, 1961 में स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय वहीं पर है जहां पर IUCN का है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना, मनुष्य तथा प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। प्रमुख रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स निकालते हैं, तो ये WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये दोनों मिलकर निकालते हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। अर्थ आवर कैंपेन आपने देखा होगा कि साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लाइट बंद की जाती है आधा 1 घंटे के लिए, वो यही चलाता है WWF। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप, ये सब परियोजनाओं के नाम है जो ये चलाता है। भारत में WWF इंडिया, इनकी एक संस्था है जो क्या करती है? टाइगर, एशियाई हाथी, राइनो, नीलगिरी तहर संरक्षण पर काम करते हैं। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर नामक एक पहल में भी ये सपोर्ट करता है। इसमें कंजर्वेशन कैटलिस्ट प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश में रिवर डॉल्फिन का संरक्षण, अलायन प्रोजेक्ट, UNDP, WWF और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF। 1991 में इस फंड की स्थापना हुई थी, और इतना बड़ा फंड है, $100 बिलियन से ज्यादा फंड है इनके पास, है ना। कई देशों की तो GDP आ जाएगी इनके केवल फंड में। ये सारे प्रोजेक्ट ये चलाते हैं। किसके पास फंड? GEF की बात हो रही है, फंड की है, $100 बिलियन। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, आगे की क्लासेज में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद ही UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ? नैरोबी में रखा था। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1972 में, और मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी। इनके प्रमुख प्रोग्राम में पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते जैसे कॉन्फ्रेंस
ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, UNFCCC भी ये चलाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब थोड़ी आगे की क्लासेज में जब सारे जितने भी इनके कॉन्फ्रेंस हैं, सम्मेलन है, संधियाँ हैं, वो आ जाएंगी, ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ोगे। UNFCCC की भी स्थापना हुई थी 1992 वाले जो आपके रियो सम्मेलन है उसमें। CBD की भी स्थापना वहीं पर हुई थी, CCD क्या है, कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो CBD और साइट्स वैश्विक पर्यावरण डेटा संग्रह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सबको ही समर्थन करता है। फिर जैविक विविधता पर संधि, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्थापना कहाँ हुई थी, रियो सम्मेलन 1992 में, हालांकि एडॉप्ट किया गया था 1-2 साल बाद इसको। मुख्यालय कहाँ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके जो प्रमुख प्रोग्राम जो चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्यशालाएं, कार्य योजनाएं ये बनाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका कॉप होता है हर साल। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसके बाद कार्टागेना प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ोगे, और नागोया, दोनों प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्टागेना प्रोटोकॉल में बोलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यदि फसल है तो आप एक देश से दूसरे देश में ले जा रहे हो, तो दूसरा देश क्या है, अपने यहाँ एंटर करने से उसको प्रतिबंधित कर सकता है, ये अधिकार दिए गए। और नागोया प्रोटोकॉल क्या है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, जो पारंपरिक रिसोर्स होते हैं, जैसे नीम है, अब नीम से कोई दवा बनाएगी तो इसका बेनिफिट जो पारंपरिक लोग उस नीम को बढ़ावा देने में जिनका योगदान रहा उन तक भी पहुंचे, जिसे बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS। भारत क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का सदस्य है। यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है भारत में, जिसमें UNDP प्रोजेक्ट संरक्षण, टिकाऊ उपयोग, सब्सिडी को जैव विविधता संरक्षण के लिए निर्देशित करने की रणनीति और 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट भारत ने बनाए हुए हैं। फिर अगली संस्था है, इसको अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, IPBES। स्थापना कब हुई, 2012 में, और मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी के बॉन में। अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है ये। और किस चीज पर है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर। फिर एक संस्था है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, आपको केवल इसका सन जाना है कब बनी और मुख्यालय। उसके पहले ये बैच के बारे में जानकारी है, यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एक व्यवस्थित रूप से हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, PDF सारी मिल जाएं, सारे टेस्ट मिल जाएं, पूरी क्लासेज मिल जाएं, और डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहे जिससे आपका रिवीजन होता रहे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज या स्टोर ऑप्शन आएगा कोर्स के अंदर ही एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो, वहीं से पेमेंट करोगे, कोर्स वहीं ओपन हो जाएगा, सारा कंटेंट वहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद इस नंबर पर आप अपनी स्लिप भेजोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1987 में, और मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया के आर्लिंगटन में। फिर एक संस्था है द नेचर कंजर्वेंसी, 1951 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया के आर्लिंगटन में इसका भी है। इसके प्रमुख प्रोग्राम में कौन सा है, प्लांट ए बिलियन ट्रीज कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वन बहाली, जल सुरक्षा शामिल है। भारत में दी नेचर कंजर्वेंसी के इंडिया रीजनरेटिव फूड स्केप्स पर एक काम करता है, जिसमें चेन्नई की सिम्बकम झील बहाली, वन डिग्रेडेशन, वन का जो डिग्रेडेशन होता है उसको रोकना, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि के साथ साथ वृक्ष भी लगाना, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर एक काम करता है। अगली संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, UK में। भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नाम और फुल फॉर्म याद रखना, BNHS, ये इससे भी पुरानी संस्था है BNHS, लेकिन इसके देश भर में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं से इसके वो हैं क्षेत्रीय संस्थाएं, जैसे यहाँ पर हो गई वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे BNHS। सलीम अली का नाम सुना होगा, पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, इनके नाम पर कई सारे जो पक्षी अभ्यारण्य हैं इनके नाम पर है, सलीम अली के। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कार्यों में सलीम अली का बहुत बड़ा योगदान।
तो बीएनएचएस क्या है, इसी की ही एक क्षेत्रीय संस्था है भारत में, के साथ प्रवासी पक्षियों का संरक्षण जैसे अमूर फाल्कन, गांव स्तर पर संरक्षण, मध्य एशिया में पक्षियों का संरक्षण भारत सरकार का नेतृत्व कौन करती है, बीएनएचएस। जेर्डन कोर्सर एक पक्षी है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसकी रिकवरी का प्लान, फ्लेमिंगो सिटी, ये सब कैंपेन ये चला रही है। फिर अगली संस्था है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, WCS। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में स्थित है। भारत में WCS इंडिया शहरी जैव विविधता मुंबई क्षेत्र, एग्रो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी और एम्फीबियन मॉनिटरिंग पर काम करता है। ये तो आपकी जानकारी के लिए कि क्या है, अगर कोई रिपोर्ट निकालता है, कोई विशेष काम करता है तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो याद करना है। रामसर संधि ये तो सबको पता ही होगा, रामसर साइट्स सब लोग सुन रहे होंगे, इस टाइम इंडिया में 100 हो चुके हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ईरान के रामसर में 2 फरवरी, ईरान का एक ही बार जिक्र पढ़ते हैं पूरी जीएस में कहीं पर भी, जो किसी अच्छी चीज के लिए हुआ है, वो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ। और कब क्यों हुआ था ईरान में, क्योंकि इस टाइम पर जो ईरान का कोई शाह था ना, जो अभी अमेरिका में बैठा है, उसका शासन था और वो शाह अमेरिका और यूरोपीय देशों का टट्टू था एक प्रकार से, ठीक है। तो वो बात मानता था, तो यहाँ पे भी सम्मेलन हो रहे थे। जब ऐसी सरकार आ गई जो इन लोगों की बात मानना बंद कर दी, तो ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया इन लोगों ने। तो रामसर संधि की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसी जो आर्द्र भूमियां हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसके अंतर्गत ले आते हैं और इनके कुछ मानदंड हैं जिसके आधार पर संरक्षण होता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ था। रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस 18 ट्रांस बाउंड्री साइट्स, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, ये सब निकालता है। भारत में इस टाइम पर बात करें तो अब कितनी हो गई, 100 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। रामसर साइट 96 नहीं है, यूपी की लेटेस्ट जो 3 हैं वो यूपी की ही बनी है, ध्यान रखना। कौन कौन सी बनी है, एक तो बना है आपका 100 नंबर की, कौन सी, लिख लेना इसको अलग से। 100 कौन सी है, जयप्रकाश नारायण, जिसे बोला जाता है सुरहाताल, ये बना है 100वां, ठीक है। इसके बाद शेखा झील थी 99th और पटना थी 98th। तीनों कहाँ की हैं, यूपी की। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो तमिलनाडु में है, कितनी, 20। हालांकि जब डेटा वाली क्लास आएगी तो ये सारी चीजें आ जाएगी। तमिलनाडु में कितनी है आपकी, 20 है। यूपी में कितनी हो गई, 13 है। 13 है यूपी में वर्तमान में। इसमें भी कोई कंफ्यूज मत होना। अब क्या होता है, कोई स्टूडेंट 2 महीने बाद एक क्लास देखेगा ना, तो वो बोलेगा सर अब तो ज़्यादा हो गई, आपने 100 पढ़ाई थी। तो थोड़ा तो एक्टिव हो जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस रखो कि हर महीने कोई ना कोई ऐड होती रहती है, तो आपको इसमें करंट अपडेट करना होता है ना। तो आगे चलते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि, इसका अंग्रेजी नाम इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स इसको नाम दिया है, शॉर्ट में बोलते हैं साइट्स, इसका फुल फॉर्म यही है, ये जो लिखा है। स्थापना 1973 में हुई थी, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत साइट्स का सदस्य है। इसका मेन काम क्या है कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, इनका जो व्यापार होता है इनके अंगों का, उस पर रोकथाम लगाना। इसीलिए भारत ने क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB की स्थापना की। और ये सब इंटरपोल के साथ मिलकर काम करते हैं, CBI भी इनकी हेल्प करती है, ध्यान रखना। भारत साइट्स का सदस्य है। फिर अगला है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, CMS या बॉन कन्वेंशन। जो माइग्रेटरी स्पेसीज क्या होते हैं, आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन आता है भरतपुर में, जो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है वहां पर। ऐसे ही बहुत सारे पक्षी आते हैं जो माइग्रेट करके दुनिया भर से उड़ के आते हैं किसी सीजन में, फिर चले जाते हैं। अब पता चले यहाँ पर आए, आपने उनको कैद कर लिया या कुछ ऐसा भोजन दे दिया, मर गए, है ना। तो इस पर एक कन्वेंशन है कि इनकी सेफ्टी जहां पर जाते हैं उस देश का कर्तव्य है। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि है, 1979 में हुई, जर्मनी के बॉन शहर में हुई, इसलिए इसको बॉन कन्वेंशन बोलते हैं। मुख्यालय भी जर्मनी के बॉन में है। मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रवासी जंगली जानवरों
की प्रजातियां हो, पक्षियों की, ठीक है, चाहे वो स्थलीय हो, चाहे जलीय हो, चाहे हवाई प्रवासी प्रजातियां हो, इनको बचाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। भारत सीएमएस का सदस्य है। यहाँ पर भारत में कौन कौन से आते हैं, तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान चल रहा है। प्रवासी पक्षियों जैसे अमूर फाल्कन, साइबेरियन क्रेन का संरक्षण करना, काजीरंगा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यानों में ये परियोजनाएं चल रही हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट है जिसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जा चुका है, वो है ट्रैफिक। फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों के द्वारा मिलकर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, यूके के कैम्ब्रिज में। मुख्य उद्देश्य क्या है, वन्यजीव व्यापार की मॉनिटरिंग करना, अवैध व्यापार को रोकना और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना, जो वन्यजीवों के अंगों का ना हो व्यापार। इनके प्रमुख प्रोग्रामों में वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, भारत में ट्रैफिक इंडिया चलती है। इसमें टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स हैं इनकी ट्रेड को रोकना, राइनो जो होता है उसके हॉर्न की ट्रेड को रोकना, उसके सींग की ट्रेड को, इस सब की मॉनिटरिंग करना। फिर अगली जो है वो है विश्व धरोहर संधि, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसकी स्थापना 1972 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, इंपॉर्टेंट है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना। भारत में अगर बात करें तो इस टाइम 7 ऐसी प्राकृतिक धरोहरें हैं जो इसके तहत संरक्षित हैं, है ना। जैव विविधता वाले क्षेत्रों को विश्व धरोहर के रूप में नामित करना। फिर अगला है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। स्थापना 1991 में हुई थी। हालांकि इसको जो मूर्त रूप या जो वर्तमान स्वरूप है वो 1992 में प्रदान किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी तो 91 ही लगा के आना है, क्योंकि पिछली परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ध्यान रखना, जो भी ऐसी संस्था होगी ना जिसमें पैसा भारी आने की संभावना हो, उसका मुख्यालय आपको अमेरिका में ही मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण आदि पर फोकस करना। इसके चल रहे प्रमुख प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, HCF। फिर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण संधि, UNCCD है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। जैसा मैंने बताया 3 जो कन्वेंशन थे, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। ये सब 1992 में आए थे, और 1900 फिर लागू होने का ऐसा होता है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया रख देते हैं कि कम से कम इतने देश अपने यहाँ पर लागू करेंगे तो ये संधि लागू हो जाएगी। तो लागू अलग अलग टाइम पर हुए हैं, लेकिन जो आए थे वो 1992 में आए थे, रियो सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण संधि की स्थापना 1994 में, इसका मुख्यालय जर्मनी के बॉन में। मतलब ये लागू होने की बात हो रही है, ध्यान रखना। आ तो गया था ये कब, 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण से लड़ना, सूखे का प्रबंधन करना, भूमि बहाली के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना। इसके प्रमुख प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसमें न्यूट्रलिटी आ जाए। जितना हम भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं और वो बराबर हो जाए क्षरण के, तो कोई नया भूमि क्षरण ना हो। ग्रेट ग्रीन वॉल और राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल है। अब देख लेते हैं IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है। IUCN के बारे में अभी बताया जा चुका है, डेट वगैरह सारी बता दी, बस इतना समझ लो। दुनिया के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ शामिल होते हैं, और इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कहाँ पर, UNGA में, और एकमात्र ऐसा NGO है जिसे ऐसा दर्जा मिला है। रेड डेटा लिस्ट निकालता है जिसमें समस्त प्रजातियों को 9 श्रेणियों में रखा जाता है। इसमें आपकी जीव हैं उनकी प्रजातियां भी होती हैं और पौधों की प्रजातियां भी होती हैं। अलग अलग कैटेगरी है, उनका नाम देख लो। EX मतलब एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है कोई भी जीवित जीव नहीं बचा, ना जंगल में ना कहीं पर चिड़ियाघर वगैरह में। एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड EW है, इसका मतलब क्या हुआ, केवल कैद में, यानी चिड़ियाघर वगैरह में बचे हैं, जंगल में समाप्त हो चुके। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कहीं पर भी CR लिखा होगा समझ लेना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात हो रही। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। फिर दूसरा है इंडेंजर्ड
विलुप्ति का उच्च जोखिम है ऐसे को। तीसरा वल्नरेबल, इन तीनों को याद रखना, विलुप्ति का जोखिम है। फिर अगला है एंटी, नियर थ्रेटेंड, मतलब निकट भविष्य में इनके संकटग्रस्त होने की संभावना है, अभी संकट नहीं है। एलसी, लिस्ट कंसर्न, मतलब चिंताजनक नहीं है, ठीक चल रहा है काम। फिर लास्ट के दो हैं, एक है डेटा अपर्याप्त डीडी और एक है नॉट इवेल्युएट, इनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। तो आपको जो है वो तीन देखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। अब वही प्रजातियां देख लेते हैं, भारत की सभी प्रजातियां जहां से क्वेश्चन आता है, जिसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखेंगे हम, वल्नरेबल देखेंगे और इंडेंजर्ड देखेंगे, प्लस वो कहाँ पाई जाती हैं। तो पिग्मी हॉग असम के घास के मैदानों में पाया जाता है, और अगर कोई विशेष स्थान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी यहाँ पर पाया जाता है, दोनों कहाँ है, असम में। नामदफा की जो फ्लाइंग गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा में पाई जाती है। नामदफा आपका नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। फिर अगला है मालाबार सिवेट, पश्चिमी घाट केरल में पाई जाती है। पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली में ये पाई जाती है, अगर विशेष स्थान की बात करें, कई बार विशेष स्थान पूछ लेते हैं। फिर कश्मीरी स्टैग, जिसे हंगुल भी बोला जाता है, कश्मीर घाटी में पाया जाता है, विशेष स्थान क्या है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा जा चुका है। बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाया जाता है, और सुंदरबन का जो डेल्टा है वो कार्बेट नेशनल पार्क है और बांधवगढ़, इन सब जगह पर ये बंगाल टाइगर मिल जाएंगे। इसके बाद एशियाई शेर केवल गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और ये जो मैंने कैटेगरी लिखी है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो सी आर है ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सी आर। इसके बाद जहां पर ई एन है, इसका मतलब ये इंडेंजर्ड प्रजाति है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं इनमें से इंडेंजर्ड प्रजाति कौन सी है, प्रजाति का नाम दे दिया तो पूछ लिया कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है। तो ये है इंडेंजर्ड वाली आ गई। अब रेड पांडा पूर्वी हिमालय में, सिंगालीला और खंगचेंड जोंगा जो पार्क है, नेशनल पार्क, वहां पर। इसके बाद एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मानस में भी पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। फिर लायन टेल्ड मकाक इंडेंजर्ड है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, वहां पर। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यहाँ पर। नीलगिरी तहर कई बार पूछा जा चुका है, स्थानीय प्रजाति है पश्चिमी घाट की। और अगर विशेष स्थान की बात करें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों जगह पाया जाता है। गोल्डन लंगूर असम और भूटान सीमा पर पाया जाता है, अगर विशेष स्थान की बात करें तो चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। एशियाई हाथी ये भी इंडेंजर्ड है, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है, जैसे पेरियार केरल में है ये आपका नेशनल पार्क। काजीरंगा। इसके बाद सिनो लेपर्ड, अब सिनो जहाँ पर बर्फ पाई जाएगी तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है। गौर है जिसे इंडियन बाइसन बोला जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है। इसके अगर नेशनल पार्क की बात करें जहाँ पाया जाता है तो बांधवगढ़, मुदुमलाई। पक्षियों की प्रजातियां देख लेते हैं, नहीं ये तो ठीक है। दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का राजकीय पक्षी है, जो आपका जैसलमेर में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया उसमें पाया जाता है। गुजरात में नलिया घास का मैदान है, गुजरात में ना बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के पास कच्छ वो भूमि आ जाती है, एक प्रकार से समुद्र आ जाता है, ठीक है, दलदल आ जाता है। तो यहीं पर एक नलिया नामक स्थान है, यहाँ पर भी मैं गया हुआ हूँ। यहाँ पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, अडानी की, अल्ट्राटेक, ये सब, ठीक है। तो यहीं पर एक घास का मैदान है, वहाँ पर भी पाया जाता है, और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है जो जैसलमेर, वहाँ पाए। सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे रामदेवरा राजस्थान और असम। जेरडॉन कोरसर पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में, और अगर विशेष स्थान की बात करें तो श्री हरिकोटा। नारकोंडम हॉर्नबिल, हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, मनाया तो जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल, लेकिन पाया कहाँ जाता है तो अंडमान द्वीप में, नारकोंडम द्वीप अभ्यारण्य, क्योंकि इसके आगे लग गया ना नारकोंडम। इसके बाद फॉरेस्ट ऑलिट मध्य भारत में पाया जाता है, जैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व। साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। प्रवासी पक्षी आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है, साइबेरिया से आता है। ब्लैक बेली टर्न, और ये सब इंडेंजर्ड की अब बात हो रही है। नदी प्रणालियों में ये पाया जाता है, जैसे चंबल अभ्यारण्य यूपी एमपी।
फिर चियर फीजेंट है, पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। विशेष स्थान की बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। फिर वल्नरेबल की बात करें तो निकोबार मेगापोड वल्नरेबल है निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें लद्दाख में पाया जाता है। तिसो मोरिरी वेटलैंड जो रामसर साइट है। फिर सरीसृप उभयचर और अन्य प्रजातियों की बात करें जो कि आपकी इस लिस्ट में है तो क्या क्या है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में घड़ियाल आता है। गंगा नदी बेसिन चंबल अभ्यारण्य जो बना है चंबल नदी में, वहां पर पाया जाता है। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रेड क्राउन रूप्ड टर्टल यानी कछुए की बात हो रही है, गंगा यमुना नदियों में पाया जाता है चंबल अभ्यारण्य। हॉक्सबिल सी टर्टल तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। विशेष स्थान की बात करें तो गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य। जो आपने ऑलिव रिडले कछुए का नाम सुना होगा, वो क्या करता है, सबसे छोटे कछुओं में से एक है, मांसाहारी होता है। सर्दियों के दिनों में प्रजनन करने के लिए ये कछुए कहाँ आते हैं, गाहिर माथा जो आपका है भीतरकनिका और गाहिर माथा समुद्री तट पर आते हैं उड़ीसा में। गंगा सार्क गंगा नदी में, गंगा नदी संरक्षण क्षेत्र में पाई जाती है। कॉमन सॉफिस ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है गुजरात के तट पर। मालाबार ट्री टोड ये इंडेंजर्ड है पश्चिमी घाट में। अगर श्रेणियों की बात करें गंभीरता का स्तर धीमे धीमे कम होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिर इंडेंजर्ड फिर वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट में तो खत्म ही हो गई वो। फिर महसीर में हिमालयी नदियों में पाया जाता है जैसे कोची नदी का क्षेत्र। दालचीनी प्रजाति है वेस्टर्न घाट्स बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। बायोडाइवर्सिटी की लगभग सारी चीज़ें समाप्त हो गई, अब कुछ करंट रिलेटेड होगा तो आगे की क्लासेज में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल शेयर जरूर करें, जिस भी पर्सन को लोअर पीसीएस की तैयारी करनी उसको जरूर बताएं यहाँ के बारे में। ये बैच है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।